हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विज्ञान के पाठ 5 कक्षा 7वीं के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। पाठ का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसके अंदर हमने वन शॉट में पूरे पाठ को समझ लिया। हमने जाना, हमने समझा कि किस तरीके से हमारे आसपास में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म क्या है, रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म क्या है। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को कवर करेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर अभ्यास के अंदर टोटल हम 12 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। उन 12 क्वेश्चनों में से कौन से मुख्य प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, कहीं पता लगे कि जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आप स्किप करके चले गए और फिर पेपर में आ गया और आप बोलो कि सर आपने तो बताया ही नहीं था। तो डिटेल में वीडियो है, थोड़ी समझना है हमको कंसेप्ट को पहले, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लेना है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया हमें, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमें चर्चा करना है। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसमें आपने देखा होगा नए उत्पाद बनते हैं। तो पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। देखो, सिंपल सी बात बताता हूं। भौतिक परिवर्तन हम ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जिन परिवर्तनों में कोई नया उत्पाद नहीं बनता, जो परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, यानी अपने पिछली अवस्था में आ सकते हैं, जिसमें कोई भी गैस नहीं निकलती, ऊर्जा का बदलाव नहीं होता और कोई गंध पैदा नहीं होती। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो बातें मैंने भौतिक परिवर्तन में बोला ना कि इनमें नहीं होता, वो सब अगर हो जाए तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि नए उत्पाद का बनना, कुछ नई अवस्थाओं का उत्पन्न हो जाना, गैस का बनना, ऊष्मा निकलना, है ना, या फिर गंध निकलना। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया आप अगर देखें तो समझ जाइए कि वो एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आप सभी को पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और उसके बाद ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को अवशोषित करके पौधे उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी बदलते हैं, कुछ नया उत्पाद बना। तो ये तो अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जल में शक्कर घोलना, जल में जब आप शक्कर को घोलेंगे बच्चों, तो शक्कर के घुलने की वजह से कोई नया उत्पाद नहीं मिला, वो सिर्फ घुल गया है। अगर हम पानी को वाष्पीकृत करें तो कहीं ना कहीं वो शक्कर दोबारा आपको दिखने लगेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इसीलिए ये एक अपने आप में भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही मैंने बाकियों के भी उत्तर आगे दिए हैं। ऐसे ही फिर कह रहा है कि असत्य और सत्य के बारे में चर्चा कीजिए, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। ये भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर है। उसके बाद कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर ही बदलाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर नीचे के प्रश्न, चलिए देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर मैंने किस प्रकार से दिए हैं और कितने बड़े हैं और उनके उत्तरों को कैसे हम याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, अभ्यास लेसन 5 है हमारा। पुरानी किताब से ये पाठ 5 नहीं है, या आप चेक कर लेना, लेकिन पाठ का नाम सेम है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहां पर मैंने और लिख दिया है, मतलब एवं का मतलब भी वही होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो कुछ भी हमने पढ़ा उसके आधार पर पहले प्रश्न के उत्तर में देखिए, प्रकाश संश्लेषण अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। इसकी व्याख्यान के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी मैंने यहां पर कुछ नहीं बताया है आपको लिखकर कि ये क्यों रासायनिक परिवर्तन है। मैं समझा देता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नया उत्पाद अगर बने तो वो रासायनिक परिवर्तन है, तो इसमें नया उत्पाद बनता है। जल में शक्कर का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कुछ नया उत्पाद नहीं बनता, पुरानी अवस्था में दोबारा आ जाता है। कोयले को जलाना, जब आप कोयले को जलाते बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, यानी नई गैस बनी, ऊष्मा निकलती है, ज्वाला निकलती है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। वहीं पर मोम का पिघलना एक ऐसा परिवर्तन होगा जब रासायनिक नहीं है तो भौतिक ही तो होगा। तो मोम का पिघलना अगर आ जाए तो आप लिखेंगे बेटा मोम का पिघलना या पिघलाना अपने आप में एक भौतिक परिवर्तन है। एक चीज और बता दूं बेटा, मैंने यहां पर प्रश्नों को कुछ घुमाकर भी लिखा हुआ है। घुमाकर इन द सेंस कि मैंने आपके प्रश्न उत्तर में जो प्रश्न की लाइनिंग है, लैंग्वेज है बेटा, उस लैंग्वेज को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है। प्रश्न समान है, कई बार इसी तरीके से लैंग्वेज को बदलकर आपके अध्यापक आपके पेपर में दे देते हैं।
प्रश्न समान रहता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क होता है, यानी उनके जो लिखने का तरीका होता है उसमें फर्क होता है। उत्तर में आपका कोई फर्क नहीं आएगा, उत्तर समान ही रहेगा। बस ये ध्यान रखना आपको कि जो चीज मैंने यहां पर आपको बताई है उसी आधार पर आपको याद कर लेना है। तो बाद अगला है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना। भैया पीट रहे हो, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, काट रहे हो, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भोजन का पाचन या भोजन को पचाना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब हम भोजन को पचा देते हैं तब उससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है, हमें ऊर्जा मिलती है बच्चों, और साथ ही बेटा ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार से वो अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न संख्या जो 2 है हमारा, इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखें, यानी अगर आपके कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। सत्य करके बेटा मैंने यहां पर लिखा नहीं है, पर मैं आपको बोलूंगा तो आप उसे लिख लेना, ठीक है। मैं बोलूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठो तभी। देखो अगर आप सिर्फ चीटिंग करने आए हो ना तो गलत जगह आए हो। यहां पर चीटिंग करके फायदा नहीं होगा, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, जिससे कि पेपर में इससे संबंधित या ऐसा कोई प्रश्न आए जिसका उत्तर आप आसानी से दे सको। अब उत्तर आसानी से कब दे पाओगे आप, जब आपको इन सभी प्रश्नों के अर्थ के बारे में पता होगा। तो कह रहा है कि पहले तो आप सत्य असत्य बताइए, अगर उत्तर सत्य नहीं है यानी असत्य है तो उसके उत्तर को सही करके लिखें। जैसे लकड़ी के लट्ठे को या टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के टुकड़े को काटना, कुछ नया उत्पाद तो बना नहीं, अभी भी लकड़ी ही है, तो ये अपने आप में रासायनिक परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता, तो अतः ये असत्य है। तो आप लिखेंगे लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि इस रासायनिक शब्द को काट कर आप पहले तो असत्य लिखेंगे, उसके बाद रासायनिक, इसको काट कर आप यहां पर सिर्फ भौतिक लिख देंगे, ये भौतिक परिवर्तन है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। पत्तियां बेटा सड़ जाती हैं, गल जाती है और नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है, अतः ये भी असत्य है। जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे एक पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती, बिल्कुल सत्य बात है। अगर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं बेटा लोहे के ऊपर, हमने पढ़ा था लोहे को अगर हम खुले में छोड़ दें वातावरण में तो आसपास की वायु और साथ ही बेटा नमी के कारण उस पर जंग लग जाता है, और जंग लगने की प्रक्रिया वहां पर ज्यादा होती है जहां पर नमी ज्यादा मात्रा में हो। अगर इन दोनों में से किसी को कम कर दिया जाए तो जंग के लगने की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है, जिसके आधार पर हमने जाना था कि लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए साल में बर्बाद होते हैं जंग लगने की प्रक्रिया की वजह से। तो अगर हम कुछ ऐसी विधियां खोज लें जिससे कि जंग लगने की रफ्तार को कम करें, या कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लें जिससे जंग लगने की संभावना कम हो जाए, तो फिर थोड़ा काम बन सकता है, लाखों करोड़ों रुपए हम बचा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जिंक लेपित लोहे की पाइप में आसानी से जंग नहीं लगता, पर ये थोड़ा खर्चीला होता है, और ये बात सत्य है, जंग नहीं लगता। लोहा और जंग एक हो पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, सॉरी यहां पर हो गया गलती से, एक ही पदार्थ है, नहीं, लोहा और जंग दोनों एक ही पदार्थ नहीं है बच्चों। जब लोहे का ऑक्सीडेशन हो जाता है यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तब वो बन जाता है आपका जंग। लोहे का सूत्र होता है Fe, वहीं पर जंग का सूत्र हमने पढ़ा था बेटा Fe2O3, याद होगा आपको। तो कैसे एक समान है, अलग है। उसके बाद कह रहा है भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहां पर बेटा इस नहीं शब्द की वजह से ये गलत हो गया, जबकि संघनन अपने आप में एक भौतिक परिवर्तन ही है। बताइए, सत्य बात है ये, है ना, भौतिक परिवर्तन ही है ना। तो इसीलिए अगर ये नहीं होता तो असत्य हो जाता, अभी ये नहीं है शब्द की वजह से सत्य हो गया, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्योंकि कोई भी, जैसे हमने पढ़ा था ना, जल को वाष्पीकृत करे और प्लेट से उसे ढककर उसको संघनित कर ले तो वो आपके पास कैसा हो जाएगा बेटा, दोबारा वैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी वो भौतिक प्रक्रिया है जिसकी वजह से रासायनिक नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 के बारे में। प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को बेटा हमें भरना है, रिक्त स्थानों को भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, यानी आपने पढ़ा था ना वो एक्टिविटी की थी बेटा जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डाला था। चूने का पानी जो था वो अपने आप में साफ था, बिल्कुल पानी जैसा था, उसमें डालने की वजह से उसका रंग दूधिया हो गया था। तो कौन सा पदार्थ बनता है वहां पर, तो वहां पर बनता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Ca, बताओ CaCO
CO3, ये सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट का, याद कर लेना। तो कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद कह रहा है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटा वो है NaHCO3, सूत्र भी याद कर लेना साथ के साथ। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, पेंट करना या फिर यसद लेपन के द्वारा, यानी कि गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। यही उत्तर में आ जाएगा। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन आता है। कौन से गुणों में बेटा? सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आए। अगर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाए, कोई नया पदार्थ बन जाए, तो उसे फिर रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं कैसे परिवर्तन कहलाते हैं? वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कितना आसान सा प्रश्न है। अगर आपने भौतिक और रासायनिक के गुणधर्मों को पढ़ लिया है ना, तो यहां तक तो कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है। उसके बाद बेटा यहां पर एक प्रक्रिया करनी थी और उसके आधार पर उत्तर देने थे। बेटा देखो कह रहा है कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। ये किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर नया पदार्थ बनता है जो कि है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। सूत्र याद रखना बेटा, CO2 गैस बनती है और इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। हमने जाना था कि कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया उत्पाद बनता है बेटा, उसे हम रासायनिक परिवर्तन ही कहते हैं। चलिए अब मोमबत्ती के बारे में बात करते हैं। मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। जलती है तब। भौतिक परिवर्तन कब होता है? तो जब मोम का पिघलना होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। वहीं पर अगर मोम का जलना होता है तो उस पर नए पदार्थ बन जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही कह रहा है क्या, जात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए। एक जात मतलब होगा सेम किसी भी ऐसे ही किसी जात प्रक्रम का यानी कि सेम प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए जिसमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हों। तो ये तो मोमबत्ती वाला है। मोमबत्ती में मोम का पिघलना ये अपने आप में भौतिक है। रासायनिक परिवर्तन मोम का जलकर गैस और ऊष्मा और प्रकाश देना, ये बेटा लिख लेंगे। उसके बाद इसका समान एक उदाहरण है, इसी प्रकार से प्रक्रम का एक नया उदाहरण है रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग। अब गैस के उपयोग में कैसे अपने आप में दोनों उदाहरण सारे देखो, मतलब रासायनिक भी और भौतिक भी है। कैसे? तो जब सिलेंडर से गैस बाहर निकलता है बेटा, तो सिलेंडर में गैस जो है वो संघनित अवस्था में होता है, द्रवित अवस्था में होता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब वो बाहर निकलता है बेटा तो गैस के रूप में मुक्त होता है। बाहर गैस ही गैस होता है, दूर दूर फैल जाते हैं, मतलब भागते हैं उसके कण। तो इस प्रकार से वो एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद जब हम उसे जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसके बाद बेटा ऊष्मा और जल का निष्कासन होता है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि वो रासायनिक परिवर्तन है। उत्तर आपके सामने है, इसको आप पढ़ लेंगे। आप कैसे दिखाएंगे कि दही एक जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना, कि दही का जमना, यहां पर मिसप्रिंट है बेटा। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है और यह दूध पर जीवाणु की प्रक्रिया या क्रिया के द्वारा बनती है। दही में स्वाद अलग है, गंध अलग है, गुण अलग है, अतः ये पदार्थ ही अलग है। प्रश्न संख्या 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़े काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माने जाते हैं या माना जाता है। लकड़ी का काटना अपने आप में भौतिक परिवर्तन है क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बना बेटा, जबकि लकड़ी को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और नए पदार्थ बनते हैं, ऊष्मा निकलती है और साथ ही बेटा प्रकाश भी। यही उत्तर यहाँ पर लिखना है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न है। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रम में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के गुण भी लकड़ी के छोटे मतलब लकड़ी के लट्ठड़ के गुण जो है वो लकड़ी के छोटे गुणों से समान पाए जाते हैं, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है, कोई नया गुणधर्म नहीं बना। उसके बाद ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये वाला है। ऊपर चले अगर हम तो एक ये 5वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, पढ़ जरूर लेना है इन दोनों क्वेश्चन को। अब कहता है क्या कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीकरण से मतलब जो प्रक्रिया से कॉपर सल्फेट बनता है उसका वर्णन करना है, यानी कि कॉपर के क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के बारे में आपको समझाना है कि क्रिस्टलीकरण होता क्या है। एक बीकर में कांच में लगभग आधा कप पानी लीजिए, यानी बीकर लेना है, उसमें कांच में आधा कप पानी लेना है और उसमें थोड़ी सी सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें मिलाइए, यानी कि आपको उसमें बेटा क्या मिलाना है,
HCl मिलाना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है ये, याद रखना। इसके बाद पानी को गर्म करना है, हमने पढ़ा तो था सेम इसी तरीके से। उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालने हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है बेटा उसके जो रंग होते हैं वो नीले कलर के होते हैं और सूत्र होता है CuSO4। सूत्र याद रखना, जितने के भी लिखवा रहा हूं कॉपी में लिख लो। उसके बाद कह रहा है कि ये धीरे धीरे मिलाएं और उबालते हुए इनको मिलाना है। जब चूर्ण और ज्यादा मिलना बंद हो जाए तो इसको फिल्टर पेपर से छान ले और छानने के बाद बेटा इसको धीरे होने के लिए छोड़ दें, हिलाएं बिल्कुल भी नहीं। तब देखेंगे कि आपको क्रिस्टल के छोटे छोटे से टुकड़े दिखाई देंगे बीकर के पेंदे में, तो वही है आपका कॉपर का क्रिस्टलाइजेशन का प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 9 है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करना उस पर जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है। लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव इसलिए होता है क्योंकि पेंट से गेट पर एक तरल रूपरेखा बन जाती है, यानी कि उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है बेटा, जो वायु और नमी के संपर्क में लोहे को नहीं आने देती है, जिससे जंग नहीं लगती है बेटा। इसको मैंने शॉर्ट करने की पूरी कोशिश की है, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता जो भी उत्तर दिया गया बेटा। प्रश्न संख्या 10 है अपने पास, समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों में की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगता है, क्यों। हमने पढ़ा था बेटा कि यहां पर पाठ में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी कि एक बच्चा होता है, उसका मित्र जो होता है, मित्र या सहेली समथिंग कुछ था ना, याद है, कमेंट करके बताओ क्या था। तो वो इसी क्षेत्र में रहता है और रहती है, और जिसके आधार पर देखा था कि मतलब उसके घर में अमूमन जंग जल्दी लग जाता है, लकड़ी वगैरह में, ब्रिजेस वगैरह में, गेट में, दरवाजे में, लकड़ी नहीं मतलब लकड़ी वाले में तो नहीं लगता, लेकिन लोहे के जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके वहां पर उपकरण हैं, यंत्र हैं, वो सब खराब हो जाते हैं। वो क्यों, तो बोल रहा है कि समुद्री तट के इलाके में बेटा नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अमूमन वहां पर वर्षा होती रहती है तो नमी की मात्रा बरकरार रहती है, और इसी वजह से लोहे की वस्तुओं पर वहां पर जंग ज्यादा लगता है। जबकि रेगिस्तान वाले इलाके में नमी बहुत कम होती है, वो शुष्क होती है, वहां पर लोहे में जंग जल्दी नहीं लगता है। अब कहता है क्या कि हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है, यानी लिक्विफाइड एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में एलपीजी द्रव्य के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है, फिर यह गैस जलती है। निम्नलिखित कथन में परिवर्तन को समझाना है। देखो प्रक्रम ए में रासायनिक परिवर्तन है, जब जलती है तो, ठीक है, समझ में आ रहा है, जब जलती है तो। अब ये देखना पड़ेगा प्रक्रम ए क्या है, मैं बता देता हूं। ये यहां पर अपने प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है परिवर्तन एक, देखो गैस में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तन हो जाती है, वो है परिवर्तन ए। अब ये कह रहे हैं क्या कि सही कथन का चयन कीजिए। तो क्या प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो एक भौतिक परिवर्तन है, हमने पढ़ा था, हमने इसका उदाहरण भी दिया था। उसके बाद कह रहा है फिर ये गैस जलती है तो एक रासायनिक परिवर्तन तो है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, कथन का चुनाव करना जो सही है। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर होगा बेटा ख भाग इसका उत्तर होगा, आप ख लिख लेना। उसके बाद बेटा अवायवीय जीवाणु, ऐसे जीवाणु जिनको वायु की जरूरत नहीं होती, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस बनाते हैं तो पदार्थ को अपघटित कर रहे हैं बेटा, अपघटित कर रहे हैं, तो अपने आप में ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक है, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या कि फिर गैस जैसे ईंधन के रूप में जलाई जाती है, उसको फिर जलाया जाता है, यानी पहले परिवर्तन होता है फिर जलता भी है। अब इस आधार पर पहले जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर क्या हुआ, नई गैस बनी, नया जैव गैस बना, परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ मिला, तो अपने आप में क्या है, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद बेटा जब उसको जलाया तब भी एक रासायनिक परिवर्तन, तो दोनों ही परिवर्तन बेटा रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका उत्तर ग होगा। तो इसके बाद बेटा ये आपके पास कुछ विस्तारित अधिगम है, इसमें भी अगर किसी को परेशानी आती तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर विस्तारित अधिगम के बारे में समझाएं हमें, तो बेटा मैं इसको भी समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी होगी, मैं देख लेता हूं। ये लगभग आपकी 20 मिनट की वीडियो है, जिसमें हमने पूरे डिटेल में पूरे पार्ट को भी समझ लिया, सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे दी मैंने, और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी बता दिए बेटा मैंने। साथ ही मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जो आप लोगों से इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है बेटा तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेटा वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर करना। हमारी कम्युनिटी को थोड़ा बढ़ाना है सो दैट मैं और भी एफिशिएंटली आपके लिए काम कर सकूं, अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।